प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने हमेशा सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ जलवायु कार्रवाई पर जोर दिया। श्री मोदी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई रवाना। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में लगभग 64% मतदान। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना रविवार को। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंट में कहा, केंद्र सरकार जनजातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के सहयोग से कई योजनाएं लागू कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा 2020 क्रिकेट मैच कल रायपुर में खेला जाएगा। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ जलवायु कार्रवाई पर भी जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के निमंत्रण पर वो कल COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुबई जा रहे हैं। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, जो जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु प्राथमिकता सबसे ऊपर थी। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में G20 नेताओं की घोषणा में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम 2 दिन की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात रवाना हो गए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों का 28वां उच्च स्तरीय सम्मेलन होगा। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से आरंभ हुआ ये सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि श्री मोदी कल दुबई में शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हरित ऋण पहल भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम होगा। ऊर्जा स्रोतों के बदलाव से संबंधित दूसरा कार्यक्रम लीड IET2 भारत और स्वीडन की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा। विदेश सचिव ने कहा कि श्री मोदी जलवायु वित्त के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त के बारे में एक स्पष्ट कार्य योजना पर सहमति बनेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दुबई में COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन किया। मंडप की विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस मंडप का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और नेतृत्व, विशेषकर हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों को प्रदर्शित करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, तस्करी, बंदूक चलाने और चरमपंथियों के बीच सांठगांठ प्रवर्तन एजेंसियों के लिए गंभीर मुद्दा है। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के दौरान संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ जानकारी साझा की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट कृपया ध्यान दें। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म ITR 7 में अपनी टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अब 31 अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2023 कर दी गई है। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपनी ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक लगभग 64% मतदान दर्ज हुआ। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि शाम 5 बजे उन सभी मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी गई जो कतार में थे। इस बीच मतदान दल अपने सुविधा केंद्र पर लौटने लगे। जनगांव में सबसे अधिक 83.34%, जबकि याकुतपुरा में सबसे कम 27.8% मतदान हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गजवेल निर्वाचन क्षेत्र के चिंतामतकामी और भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामाराव ने हैदराबाद में वोट डाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में मतदान किया। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कुल खरीद का 98% घरेलू उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि T-90 टैंकों के लिए ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल बेसिल्टिक कंप्यूटर की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए मध्यम दूरी की एंटीशिप मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा परिषद ने वायुसेना और सेना के लिए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को भी स्वीकृति दी। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए परिषद ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में एक बड़े संशोधन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष के दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि के आंकड़े वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार तेज विकास के माध्यम से नए अवसरों के सृजन, गरीबी के उन्मूलन और लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.6% रही। मंत्रालय ने कहा है कि वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.8% के पूर्वानुमान से आश्चर्यजनक रूप से अधिक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को विकसित भारत के निर्माता बनने की राह देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का दिशा आरंभ की। सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कई योजनाओं का लाभ नहीं मिला। हम उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की सोच में, सरकार की कार्य संस्कृति में ये जो बदलाव आया है, इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नए कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि वे उस प्रणाली का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़ी है। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। रोजगार मेला देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित किया गया था।
श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देश को आगे ले जाने के लिए लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, दवा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना ठान लिया है और अब ये रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा इस महीने की 15 तारीख को झारखंड से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य उन लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना है जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 4 अमृत स्तंभों पर आधारित है। विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। ओडिशा में लोगों की सक्रिय भागीदारी से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। एक रिपोर्ट। ओडिशा के 30 जिलों के 6,794 ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही 223 शहर में भी इस कार्यक्रम के तहत लोगों में केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं के लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में पीएम आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाएं को शामिल किया गया है। इसमें स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं संबलपुर से आलोक चंद्र बारी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। जनजातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इस दिशा में बड़ी पहल है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि देश भर में 740 अतिरिक्त एकलव्य विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। श्री अर्जुन मुंडा ने यह भी बताया कि इन विद्यालयों का बजट 278 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने 2014 के बाद लगातार महसूस करते हुए एक नई योजना का आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ किया, जिसमें हमने ये सुनिश्चित किया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इसकी संख्या बढ़ाई जाए, ब्लॉक लेवल तक ले जाया जाए और वैसे आबादी वाले क्षेत्र में जहाँ बाहुलता है वैसे इस ब्लॉक में स्कूल खोले जाए और ऐसे कुल मिलाकर के अब 740 स्थानों पर विद्यालय प्रारंभ हो, इसकी स्वीकृति दी गई है। ये पूरी भेंट वार्ता आज रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच कल रायपुर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने हमेशा सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ जलवायु कार्यवाही पर जोर दिया। श्री मोदी विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई रवाना। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में लगभग 64% मतदान। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना रविवार को। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में कहा, केंद्र सरकार जनजातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के सहयोग से कई योजनाएं लागू कर रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।